ये हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने टीचिंग को स्टडी किया, उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है, टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये रहने वाला है मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, यानी शिक्षक केंद्रित विधियां और शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। इसके साथ ही हम देखेंगे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, इसमें स्वयं प्रभा और मूक्स, 3 चीजों को हम मेनली स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियो के दौरान, जो हमारा लेक्चर चल रहा है लाइव लेक्चर, इसके दौरान और लाइव लेक्चर के बाद भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेथड ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है। सिंपल है, हम यहाँ पे परिभाषाओं में नहीं जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, शिक्षण एक गतिशील डायनामिक प्रोसेस होती है जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग में एक आपका शिक्षक होता है और एक छात्र होता है, और दोनों क्या है, इंटरैक्ट करते हैं, या फिर दोनों उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और टीचिंग का उद्देश्य हमने पहले ही पढ़ लिया है। टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना होता है ताकि वे जीवन में सफल हो सके। शिक्षण के तरीके, मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण के तरीके वे रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजीज हैं जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए करते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड क्या होते हैं? बेसिकली टीचिंग मेथड वे मेथड होते हैं जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को आसानी से अपनी बात को समझा सके, उन्हें एजुकेट कर सके। विभिन्न प्रकार के शिक्षण तरीके उपलब्ध हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने कुछ फायदे हैं और उनके नुकसान भी हैं। तो सभी को हम देखेंगे, जैसे ऑनलाइन मेथड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑफलाइन मेथड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मूक क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं क्या है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, उनके फायदे और नुकसान हम साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है, पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, आसानी से आप अपने कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षण के कुछ जो सामान्य तरीके होते हैं। शिक्षक केंद्रित, फर्स्ट होता है टीचर सेंट्रिक मेथड, सेकंड स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, या तो टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है या फिर ऑफलाइन पढ़ाता है। तो ये 4 मेनली पहले हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है। शिक्षक केंद्रित विधि, अब हायर एजुकेशन की ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग नेट देते हैं, तो बेसिकली हम हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, हम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं नेट का एग्जाम पास करने के बाद। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं डेफिनेटली वो कहां से बनेंगे, उच्च शिक्षण संस्थान यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या तरीके रहते हैं टीचिंग के। उच्च शिक्षा में शिक्षण की विभिन्न रणनीतियां मौजूद है जिनमें से एक प्रमुख है शिक्षक केंद्रित विधि, टीचर सेंट्रिक मेथड। इस पद्धति में, जैसा कि नाम से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, शिक्षक ही कक्षा का केंद्र होता है, यानी शिक्षक ही जो कक्षा होती है उसका केंद्र होता है। शिक्षक ही डिसाइड करता है क्लास में क्या होने वाला है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझ आएगा। वो एक प्रकार से आप अथॉरिटेरियन, आप यहाँ पे शिक्षक को समझ सकते हैं कि शिक्षक क्या रहेगा, अथॉरिटेरियन रहेगा, निरंकुश रहेगा। शिक्षक ही डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे ये छात्रों से नहीं पूछेंगे। ठीक है, वे ज्ञान का स्रोत होते हैं, यानी जितनी भी नॉलेज होती है ये मान के चला जाता है कि वे ज्ञान का स्रोत होते हैं। जैसे कि ये आपका सागर है, ठीक है, ये आपका सागर है, तो सागर आपका टीचर है यहाँ पे, सागर, और ये मटके हैं जो भी आपके स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो समुद्र है, जो सागर है, वो ज्ञान का
जो आपका टीचर है वो ज्ञान का सागर है, और टीचर यहाँ से थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान, जितना भी उसके पास ज्ञान का सागर है, वो अपने स्टूडेंट्स को देगा, ये इसमें मान के चलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सीखने की प्रोसेस होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, इसको पूरी तरीके से टीचर कंट्रोल करता है। अब विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि विशेषताओं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टीचर सेंट्रिक जो मेथड होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी कर ही चुके हैं, शिक्षक पर फोकस, यानी शिक्षक जो रहता है वो आपका सेंटर में रहता है, शिक्षक ही मेन करता है। जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट मेन एक्टर होता है, वैसे ही टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर मेन एक्टर होता है, टीचर प्रमुख केंद्र होता है, और टीचर के इर्द गिर्द ही सारी गतिविधियां घूमती हैं। अगला, निष्क्रिय छात्र। छात्र यहां पे निष्क्रिय है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब है कि छात्र अपनी ओर से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। जो टीचर ने कहा उसका वो निष्क्रिय तरीके से उसका पालन करते हैं और उसको सीखते हैं, यानी अपनी ओर से कोई वो मेहनत नहीं करते या फिर कोशिश नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है निष्क्रिय छात्र। यानी छात्र मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं और शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। कक्षा में उनका सक्रिय योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा, एक तरफा संचार। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इवन मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहां पे टीचर आते हैं, टीचर किताब खोलते हैं, आपको पाठ पढ़ाते हैं। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे मुगल जो काल था, मुगल शासन था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टीचर वहां पे पूरा लेक्चर देता है कि मुगल 1526 में भारत आए, बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का बेटा ये वो सो सारा कुछ पढ़ा के टीचर कुछ वापिस उनसे प्रतिक्रिया ले सकते हैं स्टूडेंट से, और क्लास से बाहर चले जाते हैं। दैट्स मीन यहाँ पे क्या होता है, एक तरफा संचार ज्यादातर देखा जाता है। अगला है संरचित पाठ्यक्रम, यानी आपका जो सिलेबस होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर बना होता है कि कब क्या पढ़ाना है, यानी जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती है वो पूर्व निर्धारित होती है, जिसमें शिक्षक को पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और इस मेथड में मूल्यांकन के ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि टीचर है तो टीचर क्या करेगा, टीचर मूल्यांकन करने की कोशिश करेगा कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ आया या नहीं आया तो क्यों नहीं आया। दैट्स मीन टीचर अपना भी इवैल्यूएशन करता है और साथ में बच्चों का, यानी जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी वो मूल्यांकन करता है। शिक्षक केंद्रित विधि के अगर लाभों की हम बात करें तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। बड़ी कक्षाएं जो होती है, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे एक क्लासरूम में हैं, तो अगर हम सभी बच्चों से इनपुट लेने लग गए, 100 बच्चों का मतलब हो गया यहाँ पे आपको 30-30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। दैट्स मीन आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर तो 2-4 बच्चे हैं फिर तो बच्चों से प्रतिक्रिया आप ले सकते हैं, बच्चों ने क्या सीखा वहां पे मतलब सेंटर में स्टूडेंट को रखा जा सकता है। लेकिन बड़ी क्लासें हैं तो हर बच्चे को सेंटर में यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। दैट्स मीन बड़ी क्लासों के लिए टीचर सेंट्रिक मेथड काम करेगा। स्पष्ट संरचना इसकी होती है, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। ये विधि छात्रों को एक सुव्यवस्थित और संगठित सीखने का वातावरण प्रदान करती है। और इसमें क्या होता है, शिक्षक का नियंत्रण होता है, यानी जो टीचर होता है, टीचर के पास कक्षा के माहौल और छात्रों की प्रगति पर अधिक नियंत्रण होता है। टीचर जैसा चाहे बच्चों को बना सकता है, ये माना जाता है। शिक्षक केंद्रित विधियों की अगर कमी की हम बात करें कि इसमें कमियां क्या है, सबसे पहली सीमित सक्रियता, यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। आपने देखा होगा आपकी जैसे क्लास होती थी स्कूल में, तो पीछे के जो बच्चे होते थे वो कई बार सो रहे होते थे। बड़ी क्लास है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं या फिर सिर हिला रहे हैं। लेकिन होता क्या था, एक्चुअल यहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता था, या फिर वो उनके सिर के ऊपर से जा रहा था, या फिर वो इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते थे। दैट्स मीन यहाँ पे सीमित सक्रियता हो सकती है। आलोचनात्मक सोच, जो क्रिटिकल सोच होती है, उसका इसमें अभाव होता है, क्योंकि छात्र बस वो सुन रहे जो टीचर ने कहा, इसमें वो किसी भी प्रकार से क्रिटिकली नहीं सोचते हैं। इसमें विविधता का अभाव होता है, यानी ये विभिन्न सीखने की शैलियों और गति को पूरा करने में विफल होता है, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है
वो एक ही शैली से पढ़ाएगा और सारी शैलियां यहां पे यूज नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के मुख्य घटक, यानी टीचर सेंट्रिक जो मेथड होता है टीचिंग का, उसके मुख्य घटक क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करती है या फिर किस तरीके से टीचर टीचिंग करता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आते हैं लेक्चर्स, व्याख्यान, जैसे कि +1 +2 के लेक्चरर होते हैं। +1 +2 बेसिकली हायर एजुकेशन में ही आप इसको मान के चलिए। वैसे ही कॉलेज में जब हम बात करते हैं, कॉलेज की ही बात हो रही है, कॉलेज में ही आप ज्यादा पढ़ाएंगे हायर एजुकेशन, तो आपका जो प्रोफेसर होते हैं वो आते हैं, लेक्चर देते हैं और लेक्चर देके चले जाते हैं। दैट्स मीन टीचर सेंट्रिक मेथड में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड रहता है, घटक रहता है, वो रहते हैं लेक्चर्स, व्याख्यान। शिक्षक मौखिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, अक्सर बोर्ड, स्लाइड या अन्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग ये कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे टीम शिक्षण होता है। टीम शिक्षण का मतलब होता है कि शिक्षक एक साथ मिलकर ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। तो टीम शिक्षण का मतलब यहां पे हुआ कि इंग्लिश को इंग्लिश का टीचर पढ़ाएगा, हिंदी को हिंदी का टीचर पढ़ाएगा, हिस्ट्री को हिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा, और वैसे ही अलग अलग जो आपके विषय होते हैं तो अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। दैट्स मीन वो एक ग्रुप ऑफ टीचर होगा आपके पास जो कि आपको पढ़ाएगा, उसे कहा जाता है टीम शिक्षण। यानी एक ही टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा बल्कि अलग अलग विषय के जो महारथी होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। अगला है वीडियो प्रस्तुतियां। आपकी यहाँ पे वीडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। टीचर क्या कर सकता है, वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी शिक्षक पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो या लाइव वेबिनार के माध्यम से भी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी पहले से कोई वीडियो है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो वो क्लासरूम में दिखाएंगे। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में टीचर जो समझा रहा है, हो सकता है वो उतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझना है, लेकिन जो स्लाइड के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 का उन्होंने पूरा वीडियो बताया, वहां पे विध्वंसक जो तस्वीरें हैं वो बताई, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये था टीचर सेंट्रिक मेथड। अब हम देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधि, यानी लर्नर्स सेंट्रिक मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे आप नाम से इसका आइडिया लगा सकते हैं, इसमें जो आपका शिक्षार्थी होता है, जो लर्नर होता है, लर्नर सेंटर में होता है। लर्नर को सेंटर में रखा जाता है, यानी लर्नर के इर्द गिर्द पूरी प्रक्रिया यहां पे घूमती है। ठीक है, अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित विधि शिक्षण का एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। इस विधि में शिक्षक केवल ज्ञान का भंडार नहीं होते, बल्कि वे छात्रों को सीखने में सहायता करने वाले मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं। दैट्स मीन जैसे हमारा पीएचडी होता है, एमफिल होता है, वहां पे क्या होता है, बेसिकली वहां पे सिर्फ जो आपके टीचर होते हैं वो आपके मार्गदर्शक होते हैं, वो आपके गाइड होते हैं, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन काम जो यहाँ पे करना है, सीखना जो यहाँ पे है, वो स्टूडेंट ने खुद सीखना है, खुद सीखता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो टीचर से पूछ सकता है, अपने मार्गदर्शक गाइड से वो पूछ सकता है, सुपरवाइजर से पूछ सकता है। दैट्स मीन यहाँ पे पूरा जो स्टडी करनी होती है, जो सीखने की प्रोसेस होती है, वो किसके पास होती है, छात्रों के पास। और यहाँ पे टीचर जो होता है वो केवल मार्गदर्शक या प्रेरक का काम करता है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें सक्रिय शिक्षण होता है, यानी जो आपका स्टूडेंट होता है, लर्नर होता है, वो सक्रिय रूप से भागीदारी यहां पे लेता है। छात्रों को कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने, प्रश्नों का उत्तर देने, विचारों पर चर्चा करने और व्यवहारिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब एक्टिव टीचिंग में क्या है, जैसे आपका ये आपकी क्लास है, मैथ्स की क्लास। ठीक है, और ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। टीचर क्या करेगा, यहाँ पे टीचर कोई टास्क दे देगा, लो जी आपका ये a+b का होल स्क्वायर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एक स्टूडेंट को खड़ा कर देंगे वहां पे और स्टूडेंट को बोलेंगे हाँ भाई ये क्या है, ये मैंने क्यों लिखा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट क्योंकि सेंटर में है तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में भी आपका सक्रिय जो व्यवहारिक गतिविधियां यानी प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहां पे भी सक्रिय शिक्षण होता है। सहयोगी शिक्षण अगला इसका, छात्र समूहों में काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कुछ समूह बनाए जाएंगे,
फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट दी गई बच्चों को कि चलो जी आप वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे, आप वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर बनाएंगे, तो 4-4 बच्चों को इकट्ठा कर लिया और उनको बोला कि आप जाओ लाइब्रेरी में इसके ऊपर डाटा ढूंढ के लाओ और असाइनमेंट बनाओ। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सहयोगी शिक्षण हो सकता है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर में रखे गए हैं। अनुसंधान आधारित शिक्षण, छात्र स्वयं प्रश्नों का पता लगाने और जानकारी एकत्र करते हैं और अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि एमफिल पीएचडी में होता है। आत्मनिर्देशित शिक्षण, यानी जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, वो होता है आत्मनिर्देशित शिक्षण, यानी छात्र अपनी सीखने की गति और दिशा निर्धारित करने में अधिक स्वायत्ता रखते हैं, अधिक ऑटोनोमस होते हैं। वो अपने जो विवेक है, अपने जो, क्योंकि समझ आ चुकी होती है, अपने अनुभवों के आधार पे वो क्या है, काम करते हैं। अगला मूल्यांकन। मूल्यांकन छात्रों की प्रगति और सीखने की क्षमता पर केंद्रित होता है, ना कि केवल तथ्यात्मक ज्ञान के ऊपर। तो पहला क्या था, जो टीचर सेंट्रिक था, वहां पे तथ्यात्मक ज्ञान देखे जाता था, जो टीचर ने समझाया वो कितना बच्चे को समझ आया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन छात्रों की प्रगति के ऊपर, की प्रगति कितनी हुई, कितना उसने सीखा, ठीक है, और सीखने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर ये डिसाइड होता है। अब इसके लाभ भी है कुछ और हानियां भी है। सबसे पहले देखते हैं लर्नर सेंट्रिक मेथड के लाभ। पहला लाभ है गहरी समझ। छात्र यहां पे सतही ज्ञान अर्जित नहीं करता है, जैसे कि टीचर ने बताया और ऊपर ऊपर से स्टूडेंट को समझ आया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गहरी समझ होती है, डीप नॉलेज यहाँ पे एक्वायर करते हैं स्टूडेंट, यानी अवधारणाओं को गहनता से वो समझते हैं, गहरी समझ रखते हैं। आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल इवेल्युएशन करने में सफल रहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्रिटिकली वो सोच पाते हैं और समझ पाते हैं और क्रिटिकली हर चीज का आंसर कर पाते हैं। संचार और सहयोग कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ से स्टूडेंट की बढ़ती है, क्योंकि स्टूडेंट को ही मेन यहाँ पे माना गया है। और सहयोग कौशल, यानी किस तरीके से ग्रुप के अंदर सहयोग करना है, वो कौशल भी स्टूडेंट के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है आत्मविश्वास और प्रेरणा। आत्मविश्वास और प्रेरणा में क्या होता है, बच्चे का इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, लर्नर का आत्मविश्वास बढ़ता है जब वो खुद प्रैक्टिकली चीजों को करता है, समझता है और उससे अपने ही काम से उसे मोटिवेशन भी मिलती है। जीवन भर सीखने की क्षमता, छात्र स्वतंत्र रूप से सीखने और नई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधि का जो सबसे पहला नुकसान है, यह है अधिक समय और तैयारी, यानी शिक्षार्थी केंद्रित जो मेथड होता है इसमें आपको काफी समय चाहिए। अगर आप खुद सीखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचर जो आपको समझाएगा फॉर्मूले के थ्रू समझाएगा, जल्दी समझाएगा, जल्दी आपको समझ आएगा, लेकिन जो चीजें आप खुद प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं जोड़ तोड़ के, तो उसमें अधिक समय लग सकता है। और अनुशासन बनाए रखना यहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि आप अभी क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या आप अनुशासन बनाए रख पा रहे हैं या चुनौतीपूर्ण है। आप एक दिन चाहते हैं कि मुझे 2 लेक्चर पढ़ने हैं, दूसरे दिन आप चाहते हैं कि 3 पढ़ने हैं और पढ़ा आप एक भी नहीं पा रहे पूरी तरीके से, आपका टाइम टेबल ही नहीं बन पा रहा है। तो ये लर्नर सेंट्रिक में ऐसा हो सकता है कि अनुशासन बनाए रखने में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो टीचर होता है, टीचर में वहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलता है और ये सभी छात्रों के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। सभी छात्र स्वतंत्र और निर्देशित सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकते। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको डंडे के दम पे ही पढ़ाया जा सकता है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको गाइड करते ही रहना चाहिए, वो अपने आधार पे स्टडी नहीं कर पाते, तो सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की विधियां, जैसे हमने टीचर सेंट्रिक मेथड देखे थे। टीचर सेंट्रिक कैसे होते हैं, या तो व्याख्यान आपके हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पे देखे थे। या तो व्याख्यान आपका हो सकता है, या फिर टीम शिक्षण हो सकता है, हिंदी वाला अलग, इंग्लिश वाला अलग, और इकट्ठे वो आपको पूरे दिन में आपके 4 या 5 जितने भी आपके लेक्चर है वो लेंगे, और इसमें वीडियो प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में क्या होता है आपका, इसमें या तो आपके ट्यूटोरियल हो सकते हैं, और क्वेश्चन ये एक बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षार्थी केंद्रित मेथड में कौन कौन सी चीजें आती है या फिर कौन कौन से तकनीकें आती है। ठीक है, तो उसमें लेक्चर्स नहीं आएंगे क्योंकि लेक्चर्स तो बेसिकली टीचर देते हैं। ठीक है,
ना इसमें ग्रुप टीचिंग आएगी। ग्रुप टीचिंग भी आपकी बेसिकली वहीं पे होगी जहां पे टीचर सेंट्रिक होगा। इसमें सबसे पहले ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होता है? ट्यूटोरियल फॉर एग्जांपल आप ट्यूटोरियल सर्च करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट में अलग अलग प्रकार के ट्यूटोरियल दिए होते हैं। जैसे आपने एआई के ऊपर एक ट्यूटोरियल देखा कि एआई क्या होता है। आपने एक ट्यूटोरियल देखा कि आपका जो लैपटॉप है वो बार बार बंद हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे। या फिर आप इस बारे में ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं कि मुझे नींबू का अचार बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ट्यूटोरियल क्या होता है, ये चरण दर चरण निर्देश होते हैं। चलिए सबसे पहले आप एक खाली जार लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें आप नींबू को काट के डाल देंगे, ऊपर से उसमें मसाले डालेंगे, फिर तेल डालेंगे, यानी चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। ट्यूटोरियल वो होते हैं जिसमें चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं, डायरेक्शंस होती है, जो छात्रों को किसी कार्य या अवधारणा को सीखने में मार्गदर्शन करते हैं। ट्यूटोरियल मुद्रित या तो वो प्रिंटेड हो सकते हैं या वो ऑनलाइन हो सकते हैं, या ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल हो सकते हैं, वीडियो के प्रारूप में वो हो सकते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ आ गए होंगे। ट्यूटोरियल क्या होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं किसी भी चीज को करने की, ठीक है। उसके बाद संवादात्मक वीडियो, डायलेक्टिकल वीडियोस क्या होती है, इसमें संवाद होता है। ये वीडियो छात्रों को प्रश्न पूछने और गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अंतः क्रियात्मक तत्वों को शामिल करते हैं। संवादात्मक वीडियो क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे गए और आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, ये जो आपकी वीडियोज होती है, आपने यूट्यूब पे क्वेश्चन डाला व्हाट इज स्टेट, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। और उसमें क्या होगा आगे, मतलब कई क्वेश्चन होंगे, स्टेट क्या है, स्टेट का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन बना कि स्टेट के कौन कौन से पार्ट है, तो उसने 4 पार्ट आपको बता दिए। दैट्स मीन यहाँ पे वीडियो के आधार पे संवाद जिसमें होता है उसे कहा जाता है इंटरैक्टिव वीडियो या संवादात्मक वीडियो। अगला आपका है कंप्यूटर आधारित शिक्षा, सीबीए, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, ये भी शिक्षार्थी केंद्रित मेथड में आता है। सीबीए पाठ्यक्रम छात्रों को अपने स्वयं के गति से सीखने की अनुमति प्रदान करता है और प्रतिक्रिया प्रदान करके और गलतियों को दूर करने के लिए अक्सर अवसर देकर उनकी सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशन होता है वो मतलब एक फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहो तो उसको स्पीड से कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको धीरे धीरे सीख सकते हैं, जितनी भी आपकी सीखने की कैपेसिटी है। अगला है आपका असाइनमेंट। जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट डेफिनेटली जो इग्नू से या फिर नियोस से कर रहे हैं अपनी स्कूलिंग, या फिर इग्नू से कर रहे हैं अपनी कॉलेजिंग, या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनको असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है। कोई बीएड कर रहा है तो उसको असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है। और असाइनमेंट में क्या होता है, स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने जो भी उसने सीखा होता है अपने ज्ञान और कौशल को वहां पे लागू करके उस जो भी आपको असाइनमेंट दी होती है उसको सॉल्व करने का या फिर उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो असाइनमेंट होती है ये लघु अभ्यासों से लेकर व्यापक परियोजनाओं तक हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके परियोजना कार्य, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट वर्क। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप जाइए और स्लम एरिया में देखिए कि वहां पे एजुकेशन का क्या हाल है। झोपड़ी वाला कोई इलाका आपने ले लिया, वहां का प्रोजेक्ट वर्क आपने ले लिया और वहां पे एजुकेशन या फिर शिक्षा के ऊपर आप क्या है रिसर्च करेंगे, तो वो एक प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने अभी इलेक्शंस हुए लोकसभा के, पोस्ट पोल जो सर्वे किया, पोस्ट पोल सर्वे यानी जो आपका पॉलिंग हो गई, पॉलिंग के बाद जो सर्वे किया जाता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, तो वो भी एक प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क होता है। उसके बाद आता है क्रमेण निर्देश यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये एक स्ट्रक्चर्ड शिक्षण पद्धति है जो छात्रों को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में जानकारी प्रस्तुत करती है। प्रत्येक चरण के बाद छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देना होता है या कार्यों को पूरा करना होता है जिससे उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होगी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले आपको फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ पढ़ाया गया, ठीक है, या फिर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा,
पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या उसमें से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे गए, फिर आपने वहीं पे उसका आंसर दिया। अच्छा मैंने वहां पे उस पैराग्राफ में ये पढ़ा था, इसका आंसर उसमें ये बताया था, तो इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा। सेम उसी तरीके से जैसा आपका क्या होता है, आप पैराग्राफ जो आपके यूजीसी नेट में आता है, तो ये क्रमेण निर्देश कुछ उसी प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। और सबसे लास्ट में आता है आपका केस स्टडी। केस स्टडी छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थिति का विश्लेषण करने और समस्या समाधान कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई घटना घटी, घटना क्या घटी, कहीं पे लैंडस्लाइड आ गया। लैंडस्लाइड के बाद आपको किसी जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन ने आपको भेजा और आपको बोला जाओ जी केस स्टडी करो उसकी, कि ये लैंडस्लाइड क्यों हुई, इसके पीछे रीजन क्या रहे, और रीजन जो भी रहे हो लेकिन इसके परिणाम क्या आए, तो आप केस स्टडी करके आओ। यानी आपको कोई एक केस दिया जाएगा और उसकी स्टडी आपको करनी है। तो बेसिकली शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंट्रिक जो मेथड है वो क्या क्या चीजें लेके चलता है, किस किस माध्यम से इसे किया जाता है, ट्यूटोरियल, इंटरैक्टिव वीडियो, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क्स, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और केस स्टडीज। अब देखते हैं, हमने अभी दोनों चीजें स्टडी कर ली है। हमने टीचर सेंट्रिक मेथड भी स्टडी कर लिया है, हमने लर्नर सेंट्रिक मेथड भी स्टडी कर लिया, दोनों को समझ लिया, दोनों के लाभ हानियों को समझ लिया है। अब देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है। तो ऑफलाइन टीचिंग सभी को पता है, ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है, मुझे लगता है यहाँ पे किसी को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑफलाइन शिक्षण विधि शिक्षा प्रदान करने का एक पारंपरिक तरीका होता है। पारंपरिक तरीका है, ऑफलाइन मेथड आपका वेदों से चला आ रहा है, आपका जो गुरुकुल सिस्टम था वहां से आपका ऑफलाइन मेथड चला आ रहा है, जिसमें शिक्षक और छात्र एक भौतिक स्थान पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, भौतिक स्थान होगा कोई फिजिकल प्लेस जहां पे वो टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, भौतिक रूप से प्रेजेंट रहेंगे। यह विधि सदियों से शिक्षा का आधार रही है और आज भी इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ऑफलाइन शिक्षण विधि के मुख्य साधनों की अगर हम बात करें कि ऑफलाइन शिक्षा कहां पे दी जाती है, तो सबसे पहले कक्षाओं में दी जाती है। आपकी कक्षाएं होगी, ये कक्षा आपकी पहली से लेके आपकी एमए तक चलती है। ठीक है, एमफिल के भी आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, कुछ क्लासेस आपको लगानी होती है, दैट्स मीन कक्षाएं होती है ऑफलाइन टीचिंग के लिए। आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको फिजिकली पढ़ाया जाएगा, सामने बैठ के आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी कोई पाठ्य पुस्तकें होंगी और कोई आपका प्रिंटेड मटेरियल होगा जिसके आधार पे आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी प्रयोगशालाएं होगी जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और व्यवहारिक प्रैक्टिकल गतिविधियां जहां पे आप करेंगे। विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला जैसे विषयों में प्रयोगशालाएं और व्यवहारिक गतिविधियां छात्रों की अवधारणाओं को लागू करने और कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। पुस्तकालय और सूचना संसाधन, यहाँ पे लाइब्रेरी आपकी हो सकती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपके होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑफलाइन टीचिंग के लिए बेसिकली कक्षा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पाठ्य पुस्तकें, प्रयोगशालाएं और आपके पुस्तकालय। ऑफलाइन शिक्षण विधि के अगर लाभों की हम बात करें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पर्सनल, फेस टू फेस व्यक्तिगत संपर्क होता है, यानी शिक्षक और छात्रों के बीच सीधा संपर्क यहाँ पे होता है, जो शिक्षक को छात्रों की भावनाओं, सीखने की गति और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। वो किस तरीके के उसके फेशियल इंप्रेशन है, क्या उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ से पता कर सकता है टीचर। उसके बाद यहाँ पे त्वरित प्रतिक्रिया होती है, यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाती है। जैसे ही बच्चा सिर हिलाएगा या फिर नीचे देख रहा है, नाखून चबा रहा है, तो टीचर को यहाँ पे एकदम से त्वरित प्रतिक्रिया मिल जाती है कि उसे कितना समझ आया या नहीं आया। और यहाँ पे सोशल कांटेक्ट होता है। आप क्लासरूम में जाते हैं तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के बीच कैसे रहना, कैसे उठना बैठना, वो सब कुछ आप सीखते हैं। दैट्स मीन यहाँ पे आप सहपाठियों के साथ बातचीत करते हैं, सामाजिक कौशल को भी विकसित करते हैं और टीम भावना का भी यहाँ पे निर्माण होता है। प्रयोगशाला और व्यवहारिक गतिविधियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहता है ऑफलाइन टीचिंग। ये विधि विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला जैसे विषयों के लिए उपयुक्त है, जहां प्रयोगशाला और व्यवहारिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है।
अब इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है ऑफलाइन मेथड के? सबसे पहले तो इसका जो नुकसान है, समय और स्थान की बाधा। समय और स्थान की बाधा का क्या मतलब है कि छात्रों को किसी कक्षा में उपस्थित रहना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट दिल्ली में है और वो मुंबई के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से पढ़ना चाहता है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार की बाधा है, वो है स्थान की, दूसरी है समय की। अब आपको क्लासेस भी टाइम पे लगानी पड़ेगी, ठीक है, और समय के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, जबकि ऑफलाइन में आप कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कम लचीलापन। ऑफलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, पाठ्यक्रम और समय सारणी में कम लचीलापन होता है, क्योंकि पहले ही प्रिंटेड है आपका पाठ्यक्रम, पूरी तरीके से प्रिंटेड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपका साल का जो भी साल के अंदर आपने पढ़ना है उसका भी आपका पूरा शेड्यूल बना होता है। और यहाँ पे आपके जो संसाधन होते हैं वो सीमित संसाधन होते हैं। कुछ संस्थानों के पास सीमित संसाधन और सुविधाएं हो सकती है जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और यहाँ पे तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता की कम जरूरत पड़ती है, कि टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं, आप आए सीधे क्लासरूम में गए, आपने अपना मार्कर उठाया और आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा, आपने बच्चों को समझाया और बाहर। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑफलाइन सभी को पता है, आई होप यहाँ पे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन भी सभी को पता है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है। ऑनलाइन शिक्षण विधि शिक्षा का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है, जो शिक्षक और छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है। इस विधि में छात्र घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो समय और स्थान की बाधाओं को तोड़ता है। आप यहाँ शिमला में बैठकर आप लंदन के कोर्स को देख सकते हैं। लंदन विश्वविद्यालय जो कोर्स करा रहा है ऑनलाइन, वो आप देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक क्या है, यहाँ पे बाधाओं को तोड़ता है, स्थान और समय की। इसमें ई लर्निंग होती है, यानी यह ऑनलाइन शिक्षण का सबसे आम रूप है। ई लर्निंग यानी इंटरनेट के माध्यम से जो आप लर्निंग करते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। छात्र या तो वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या टेक्स्ट और इंटरैक्टिव मॉड्यूल के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कि आप सीख रहे हैं अभी, तो आप अभी इसी माध्यम से समझ रहे हैं। वीडियो आपके पास है, ऑडियो आपके पास है, टेक्स्ट आप पीडीएफ आपको मिली हुई है, इंटरैक्टिव सेशंस हमारी ये लाइव क्लासेस हो रही, तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ वेबिनार होते हैं। तो पहले सेमिनार होते थे, सेमिनार फिजिकली होते थे, तो सेमिनार ऑफलाइन टीचिंग का मेथड था। ये वेबिनार हो गया। यहाँ पे वेबिनार क्या होगा, यानी वेब के माध्यम से सेमिनार, ठीक है। कोई विषय के ऊपर चर्चा करनी है, किसके माध्यम से? वेब यानी इंटरनेट के माध्यम से। अगला हो गया आपका वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम ऑनलाइन वातावरण होते हैं जहां शिक्षक और छात्र रियल टाइम में बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम में गूगल मीट आपने देखा है। हम जो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वर्चुअल क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन चैट या डिस्कशन बोर्ड का उपयोग करके एक दूसरे के साथ भी आप संवाद कर सकते हैं। अगला आ जाता है आपका मूक। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं जो दुनिया भर के छात्रों के लिए मुफ्त या कम शुल्क में उपलब्ध होते हैं, और मूक को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन शिक्षण के लिए आवश्यक साधन, जो कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो आपको कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। आपके पास या तो कंप्यूटर होना चाहिए, जिसे पीसी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, या फिर आप इसको डीसी कह सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, या फिर आपके पास एलसी हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर, या फिर आपके पास पीसी हो सकता है, ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर, पीएसी, पाम टॉप कंप्यूटर। तो ये बेसिकली, और या फिर आपके पास एससी हो सकता है, सुपर कंप्यूटर, या फिर आपके पास एमएफ हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बेसिकली इतने ही कंप्यूटर होते हैं आपके, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को डीसी भी कहा जाता है, डेस्कटॉप, जो डेस्क के ऊपर कंप्यूटर रखे होते हैं, लैपटॉप जो कि लैप यानी गोद में रखे होते हैं,
पीएसी यानी पाम टॉप कंप्यूटर, जो कि पाम यानी हथेली पे रखे होते हैं, जिसकी मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आपके हो जाते हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि बड़े बड़े मिलिट्री के पास होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए यूज होते हैं, या फिर आपके अंतरिक्ष के लिए जो यूज होते हैं, मौसम प्रेडिक्शन के लिए यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये कंप्यूटर वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अगला मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये डिवाइसेस हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो वेब ब्राउजर पहले एक आधा ही होता था, गूगल क्रोम आ गया, फायरफॉक्स आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके ओपेरा वेब ब्राउजर है, और कई वेब ब्राउजर आज के टाइम में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर है और कौन सा नहीं है। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे वेब ब्राउजर के हैं और इसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे एलएमएस कहा गया है। कई ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जो छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री, असाइनमेंट और ग्रेड तक पहुंच प्रदान करते हैं। तो एलएमएस, जैसे कि मैं आपको ये एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूं, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। अगला आपका यहाँ पे है सॉफ्टवेयर और टूल्स। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी हम कंप्यूटर वाले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर और टूल्स, कुछ ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर या टूल्स की आवश्यकता हो सकती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपके सामने ये पीपीटी दिखा रहा हूं और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ऑनलाइन शिक्षण विधि के कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। सबसे पहले देखते हैं फायदे। तो ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, सुविधा और लचीलापन होता है कि छात्र कहीं से भी और कभी भी सीख सकते हैं, जो व्यस्त व्यक्तियों या कहीं दूर दराज में रहने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, विविधतापूर्ण सामग्री, यानी ऑनलाइन टीचिंग में आपको तरह तरह के कोर्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो इंजीनियरिंग के कोर्स करो, आप चाहो तो आर्ट्स के कोर्स करो, आप चाहो तो साइंस के करो, आपके पास क्या होता है, कई प्रकार के कोर्सेज हैं, तो आप सभी में एनरोल हो सकते हैं ऑनलाइन। स्वगति, यानी जिस गति से आप पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को रुक रुक के आप पढ़ना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आया, आपने पॉज कर दिया, आपको समझ आया, आपने आगे बढ़ाया, दैट्स मीन आप अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। विश्वसनीय संसाधन इसमें होते हैं। ऑनलाइन शिक्षण विधि छात्रों को दुनिया भर के संसाधनों और विशेषज्ञों तक पहुंच प्रदान करती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हैं, किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिसका खुद नेट नहीं हुआ और उसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोल के रखा है, नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। एक ऐसा आपके पास टीचर यूट्यूब पे है जिसका बड़े मुश्किल से नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है और उसने यूट्यूब चैनल खोल दिया और उसको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूजीसी सेस पे जा सकते हैं, जहां पे जेएनयू के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या है, विश्वसनीय संसाधन यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये भी स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो ढूंढ पाता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये कम खर्चीला होता है। बेसिकली जो ऑनलाइन आप यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, अगर आपको ये ऑफलाइन लेनी पड़ती कहीं दिल्ली में जाके, तो आपको बेसिकली क्या होना था, आपको यात्रा का खर्चा, आवास, यात्रा ही आपकी कम से कम 1000-1500 की पड़ जानी थी। आवास एक महीने की बात करें तो आपको 5 से 7 हजार का तो रूम ही मिलना था एक महीने के लिए, और 6 महीने का कोर्स होता है, तो 6 महीने की कोचिंग आप ले रहे हैं, 5 के हिसाब से लगा लो आप, 30 हजार का तो आपका कम से कम रहने का ही खर्चा आना था। यात्रा का अलग, खाने का अलग, दुनिया भर के खर्चे आपके आ जाते थे। यानी आपका ये जो कोर्स यहाँ पे हमारा 4000-5000 में हो पा रहा है, वो आपका कम से कम 40-50 हजार में होता, और आपके रिजल्ट यही आते या फिर इससे भी वर्स आ सकते थे, क्योंकि वहां की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पे अच्छी चीज है कि यहाँ पे खर्चा कम आता है। अब ऑनलाइन शिक्षण विधि के नुकसान आप लोग भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पाती, यानी व्यक्तिगत संपर्क का यहाँ पे अभाव रहता है और तकनीकी आवश्यकता की जरूरत होती है। आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होना पड़ता है। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल ही है तो आपकी आंखों में दिक्कत आ सकती है, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपको उतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस प्रकार से
ये इसके कुछ नुकसान भी है। अब देखते हैं मूक्स। मूक्स क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसको समझना है, मूक्स क्या है, स्वयं प्रभा, इसको प्रैक्टिकली आप समझें। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कम से कम एक मूक कोर्स आप करके देखें, एक मूक कोर्स आप ज्वाइन करें। भले ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करें, क्योंकि आज के टाइम में देखिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एआई के बिना बिना आगे की दुनिया, आगे की क्या, आगे के 2-4 साल बाद एआई के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है। तो एआई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप जाए मूक्स के ऊपर जाए, आपने गूगल्स पे सर्च करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गूगल पे आपने मूक सर्च करना है या स्वयं सर्च करना है, और वहां पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बढ़िया कोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है साथ में, आप ज्यादा नहीं, दिन के आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास लगानी है, और वहां पे लाइक आपका 4 हफ्ते की कोर्स यानी 1 महीने के कोर्स से लेकर 2 साल के कोर्स तक आपको वहां पे मिल जाएंगे, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये ज्वाइन कर लिए तो आपको मूक से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं करोगे, या फिर आपकी समझ ही बढ़ेगी। वैसे तो इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए मूक होता क्या है। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा। मैसिव का मतलब जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा, यानी क्लासरूम में अगर आपके सिर्फ 40 बच्चे आ सकते थे, तो मैसिव ऑफलाइन जो आपकी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे 1 लाख बच्चा भी हो सकता है एक साथ रजिस्टर। 1 लाख बच्चा एक साथ पढ़ रहा है एक ही कोर्स को, या फिर यहाँ पे 10 लाख भी हो सकते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ भी हो सकते हैं। दैट्स मीन मैसिव है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10 ही बच्चे को लिया जाएगा, जैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि 40 ही बच्चे वहां पे लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, कहीं पे 20 बच्चे 30 बच्चे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। ओपन का मतलब है यहाँ पे कि ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है। कोई भी चाहे, कोई आर्ट्स का बच्चा साइंस का सब्जेक्ट वहां पे ऑनलाइन पढ़ सकता है, मतलब ओपन है सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन तो आपको पता ही कि ऑनलाइन मेथड से आपको ये मिलेंगे कोर्सेज, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स ने सीखने के तरीके में क्रांति ला दी है। तो समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है। शुरुआत की कहानी की अगर बात करूं, मूक्स की शुरुआत लगभग 2008 के आसपास सामने आई, यानी 2008 में सबसे पहले मूक्स की अवधारणा सामने आती है, वर्ष 2008 में। यह शब्द खुद स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस ने दिया, यानी इस शब्द के निर्माता कौन है, स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस, जिन्होंने इसे 2008 के अपने पाठ्यक्रम कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज में इस्तेमाल किया था। तो ये इनका एक पाठ्यक्रम था, इन्होंने बनाया था, इसके अंदर इन्होंने मूक्स का सबसे पहले प्रयोग किया था। मूक्स क्या है? मूक वेब आधारित मंच है जो दुनिया भर के छात्रों को मुफ्त या कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। वेब आधारित यानी ये इंटरनेट पर मिलेगी आपको। ये पाठ्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, गणित, व्यवसाय और मानविकी सहित विभिन्न विषयों को कवर करता है। मूक की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहुंच। मूक्स इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जिससे शिक्षा को भौगोलिक या आर्थिक बाधाओं से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिसके पास इंटरनेट है, एक मोबाइल है, वो मूक के कोर्स ज्वाइन कर सकता है, वहां से सर्टिफिकेट ले सकता है। एक कोर्स नहीं, वो 50 कोर्स कर सकता है, उसके सर्टिफिकेट ले सकता है। जिसको सर्टिफिकेट इकट्ठा करने की आदत है या फिर शौक है, या फिर जिसको स्किल डेवलप करनी है, तो स्किल भी वो डेवलप कर सकता है। यानी पहुंच क्या है, सभी व्यक्ति के पास है जिसके पास इंटरनेट है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। मूक्स छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देते हैं, जिससे वे अपनी व्यस्त कार्य सूची के अनुसार अपना अध्ययन समायोजित कर सके। जैसे कि हमारा ये कोर्स है, आप अभी क्लास नहीं ले पा रहे हो लाइव, तो अगले दिन आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग में पढ़ सकते हैं, 1 महीने बाद पढ़ सकते हैं, 1 साल बाद पढ़ सकते हैं। दैट्स मीन यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें विविधता होती है। विविधता का मतलब होता है यहाँ पे कई सारे कोर्सेज आपको एक साथ मिल सकते हैं,
और यहाँ पे विभिन्न विषयों और शिक्षण शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो छात्रों को उनकी रुचियों और लक्ष्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम खोजने में सक्षम बनाते हैं। यानी मूक्स में आपको ऐसे भी कोर्स मिलेंगे जो दृष्टि बाधित के लिए हैं, या फिर ऐसे भी कोर्स मिलेंगे जो आपके दिव्यांग लोग हैं, या फिर जो सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए भी कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये भी यहाँ पे एक इसकी विशेषता है। उसके साथ सामुदायिकता, मूक्स छात्रों को दुनिया भर के अन्य शिक्षार्थियों के साथ जुड़ने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे एक मजबूत सीखने का समुदाय बनता है, एक कम्युनिटी बनती है, ऑनलाइन कम्युनिटी। आपने देखा होगा आपका ऑनलाइन ग्रुप जैसे अभी बन गया, यहाँ पे व्हाट्सएप पे बन गया, आपका ऑनलाइन ग्रुप आपके कोर्स के अंदर भी बन गया। आपका जो कोर्स है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन में जाके अपना कोर्स में मैसेज कर सकते हैं और एक ग्रुप या फिर आपकी कम्युनिटी वहां पे बन जाती है। मूक्स के लाभ और चुनौतियों की अगर बात करें तो लाभ में सबसे पहला जो हमने पढ़ लिया है, व्यापक पहुंच, यानी सभी लोगों तक इसकी पहुंच है। किफायती शिक्षा है, यहाँ कम दामों पे आपको शिक्षा मिल जाती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, बाकी आपकी शिक्षा ऑलमोस्ट फ्री है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे विविधता है, यहाँ पे नौकरी की संभावनाएं भी है। आपने कोई स्किल से रिलेटेड कोई कोर्स किया ऑनलाइन तो उसकी मान्यता भी है, तो नौकरी की संभावनाएं भी इससे बढ़ती है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो स्व प्रेरणा, यहाँ पे वही हो जाता है कि खुद को मोटिवेट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। समय प्रबंधन खुद का कर पाना ये भी कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और तकनीकी कौशल अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो ऑनलाइन वो शिक्षा नहीं ले पाएगा। और मूल्यांकन, कुछ मूक्स में कठोर मूल्यांकन प्रणाली नहीं होती है, जिससे पता नहीं लगता है कि बच्चे को कितना समझ आया कितना नहीं। हालांकि मूक के जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी परीक्षाएं होती है साप्ताहिक, वीकली। अगर आपने 1 महीने का कोर्स लिया है, अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया तो उसमें सेमेस्टर वाइज भी आपकी परीक्षाएं होती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्वयं। स्वयं, अब स्वयं क्या है? स्वयं इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब्स ऑफ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को आपने याद रखना है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी ये जो पहल है, स्वयं क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है। वो आपको मैं प्रैक्टिकली भी यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा तो उतने अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आप समझ सकते हैं। आपको कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपने कोर्स लेना है, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा कि ये किसने लॉन्च की थी, ये किसने लॉन्च की थी? ये की थी भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी स्वयं इनिशिएटिव। स्वयं इनिशिएटिव किसने शुरू किया था? भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और मूक्स के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी ये क्या है, जैसे हमारी ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक मंच है जो कि यूजीसी नेट, जिसके ऊपर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, दैट्स मीन स्वयं भी एक प्रकार का मंच है। स्वयं की अपनी एक एप्लीकेशन है। जैसी एप्लीकेशन आपने क्वालिटी एंड फैक्ट्स की डाउनलोड की, क्यूएएफ की जैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वैसे ही आप स्वयं की भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन पे आके कोर्स को परचेज किया, वैसे ही आप स्वयं की उस पे वेबसाइट पे जाके या फिर उनकी एप्लीकेशन पे जाके उनके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं और उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। दैट्स मीन, इसका मतलब है मूक्स के लिए ये मंच है। मूक्स क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी जितने भी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं मूक्स होते हैं। मूक्स कहां पे अपलोड किए जाते हैं? स्वयं के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। स्वयं वेबसाइट या फिर स्वयं एप्लीकेशन के ऊपर ये अपलोड किए जाते हैं। तो स्वयं बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पोर्टल के रूप में कार्य करता है। ये 5000 से अधिक पाठ्यक्रमों की एक विशाल सूची प्रदान करता है। तो ये 5000 से ज्यादा हो गया है, डे बाय डे ये बढ़ते जाते हैं। दैट्स मीन अभी अगर हम बात करें तो स्वयं के ऊपर 5000 से ज्यादा
ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहो तो स्किल से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप न्याय शास्त्र का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप संविधान का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज है, कंप्यूटर के कोर्स, एआई के कोर्स, लगभग 5000 से ज्यादा कोर्सेज अभी आपको स्वयं एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे और आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को कवर करते हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पूरा करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। स्वयं बेसिकली क्या है, ये डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया से एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है, छाता प्रोग्राम इसे कहते हैं। डिजिटल इंडिया क्या है, छाता प्रोग्राम है। छाता प्रोग्राम का मतलब क्या है कि डिजिटल इंडिया के नीचे छोटे मोटे कई डिजिटल इनिशिएटिव आ जाते हैं, कई डिजिटल इनिशिएटिव इसके नीचे आ जाते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है, एक छाता प्रोग्राम यानी अम्ब्रेला प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया के नीचे कैशलेस इकोनॉमी भी आ जाती है, इसमें फाइबर को गांव गांव तक पहुंचाना है, इसमें आपका यूपीआई को बढ़ावा देना है, इसमें ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देना है, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देना है, कई सारे ऐसी चीजें आ जाती है। दैट्स मीन डिजिटल इंडिया एक जो छाता प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसी के नीचे आता है आपका स्वयं। ठीक है, जिसका लक्ष्य शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, जिसमें सभी लोग आ सके, सभी लोग शिक्षा ले सके। ये मंच निशुल्क या कम लागत वाले पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो शिक्षार्थियों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करता है। पाठ्यक्रमों को शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आता है। MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये काम करता है और इसके साथ साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा विकसित किया जाता है। और ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि किसके सहयोग से आपका स्वयं प्रोग्राम चल रहा है। तो बेसिकली ये जो शुरुआत किया था किसके सहयोग से, पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और तीसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ये मूक्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं, स्वयं पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करने के लिए विभिन्न आकर्षक तरीकों का उपयोग करता है। तो स्वयं क्या है, स्वयं वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे किसी कोर्स में आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे वीडियो लेक्चर हो सकते हैं, वहां पे आपको ई बुक्स मिल जाएगी, ई पाठ्य सामग्री पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां पे स्व मूल्यांकन उपकरण जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, वहां पे चर्चा डिस्कशन फोरम्स आपको मिल जाएंगे जहां पे दुनिया भर के जितने भी स्टूडेंट्स ने वो कोर्स ज्वाइन किया है तो उनके जो विचार है आपस में वो बातचीत करते हैं, तो वो डिस्कशन फोरम आपको वहां पे मिल जाएंगे। और बात करते हैं इसके लॉन्च की, जैसे कि मूक्स जो है आपका, मूक हमने देखा था, मूक्स आपका 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, मूक्स 2008 में, और स्वयं वेबसाइट और स्वयं एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई, 2017 में। स्वयं को आधिकारिक रूप से 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर स्वयं डिजिटल शिक्षा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक निशुल्क और सुलभ मंच प्रदान करता है। अब देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाए और वितरित की जाए, 9 राष्ट्रीय समन्वयकों को नियुक्त किया गया है। यानी 9 ऐसे आपके स्पॉन्सर हैं, 9 ऐसे आपके संस्थान हैं जो मूक्स के कोर्सेज को डिजाइन करते हैं। वो कौन कौन से, और ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो संस्थान है उसका नाम है AICTE, और ये फुल फॉर्म्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि AICTE किसके लिए बना है, ये क्या काम करता है। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये मैच करने के लिए 3-4 बार मैंने पेपर में देख लिया है कि AICTE को मैच करो, तो आपने TE यानी टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक प्रकार की काउंसिल है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ मैच करना है। वैसे दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है NPTEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजिकल एनहांस्ड लर्निंग। तो TEL टेक्नोलॉजिकल एनहांस्ड
लर्निंग, यानी टेक्नोलॉजी के लिए ये है। उसके बाद है आपका यूजीसी। यूजीसी भी कई पाठ्यक्रम बनाता है, कई कोर्सेज डिजाइन करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक है। तो यूजीसी किसके लिए कोर्सेज बनाता है, पाठ्यक्रम तैयार करता है? नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी के जो आपके कोर्स होते हैं उसके लिए बनाता है। उसके बाद आ जाता है आपका सीईसी, और ये दोनों मिलके आपने देखा होगा यूजीसी सीईसी करके भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सीईसी का मतलब होता है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो यूजीसी पीजी के लिए काम करता है, सीईसी ग्रेजुएशन के लिए काम करता है। उसके बाद एनसीईआरटी, ये तो आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी बेसिकली 10th +2 तक ये चलता है, 12वीं तक की के कोर्स ही आपको प्रदान करेगा। नियोस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। तो ओपन स्कूलिंग बेसिकली ये भी आपका स्कूल के लिए ही है, +2 तक के कोर्स आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है आपका IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, फॉर मैनेजमेंट स्टडी। मैनेजमेंट स्टडी के लिए कोर्स डिजाइन कौन करता है? IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। उसके बाद आ जाता है आपका निटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च। और निटर का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, डबल टी, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, यानी ये क्या है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये 9 संस्थान हैं जो कि आपके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्वयं के ऊपर। लेकिन ये ओनली ये नहीं है, आप यहाँ पे बड़ी बड़ी जो विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड के कोर्स आप स्वयं पे देख सकते हैं, आप लंदन यूनिवर्सिटी के कोर्स देख सकते हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कोर्स आप देख सकते हैं। तो 5000 से ज्यादा कोर्स है, लेकिन ये मेन यहाँ पे 9 जो आपके इंस्टीट्यूशन है ये आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं हमने देख लिया, ये एक प्रकार की वेबसाइट है, ये एक प्रकार की एप्लीकेशन है। स्वयं प्रभा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। बैकवर्ड एरिया, जहां तक स्कूल भी अभी तक नहीं बन पाए, वहां पे भी ये एजुकेशन को पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। और ये 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपकरण के माध्यम से 24 घंटे 27 दिन यानी 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। तो यहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर कुछ साल पहले आया था। तो स्वयं प्रभा में पहले 32 चैनल थे, ठीक है, 32 चैनल थे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए 34 चैनल हो गए थे, और एक टाइम ऐसा था कि 80 चैनल ऐसे थे जो कि डीटीएच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। उसमें से कुछ डिफॉल्ट हो गए, कुछ ऐसे चैनल हो गए जो कि अच्छा काम नहीं कर पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, या फिर कॉन्टिन्यूटी में नहीं रह पाए। तो उनमें से आधे चैनल की स्क्रूटनी कर दी गई और 40 चैनल अभी हमारे पास प्रेजेंट में है। 40 ऐसे चैनल है डीटीएच पे जो आपको देखने को मिलेंगे। आप डीटीएच अगर आपके पास है तो डीटीएच में जब आप ज्ञान दर्शन वगैरह खोलेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, वहां पे सोशल साइंस का भी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, नेट का भी है। वहां पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज दिन रात चले रहते हैं, 24/7 चले रहते हैं। तो अब देखते हैं स्वयं प्रभा की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए व्यापक पहुंच, कॉम्प्रिहेंसिव पहुंच है। लगभग हर आदमी जिसके पास इंटरनेट है, सॉरी डीटीएच है, ठीक है, जिसके भी घर में डीटीएच लगा है उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव पहुंच है। यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा मिलती है, किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप चाहो, इसमें क्या रहता है, छात्र अपनी सुविधानुसार समय चुनकर अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन कम से कम 4 घंटे नई सामग्री प्रसारित होती है और इसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। सॉरी, हेलो, सर मैं क्लास में हूं अभी। अच्छा सॉरी, ये कॉल आ गई थी मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लचीलापन होता है
और यहाँ पे आपके विविध विषय, यहाँ पे आपके विविध विषय होते हैं, कई आपके विषय यहाँ पे हो सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट के हो। स्वयं प्रभा पे आपके 40 चैनल है, आपको चैनल 1 पसंद नहीं आ रहा है, चैनल 2 पे देखो, चैनल 3 पे देखो, 4 पे देखो। इसमें क्या होता है, बेसिकली हर दिन 4 घंटे नई सामग्री आती है आपकी, ठीक है। और ये जो 4 नई सामग्री है, जैसे दिन में एक पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर 1, पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर 2, पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर 3 और पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर 4, ये 4 लेक्चर आपके दिन के नए अपलोड होंगे आप, और ये 5 बार दोहराया जाता है। जैसे सुबह 10 बजे से लेकर 11, 12, 1, 2 बजे तक ये 4 लेक्चर आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपका 1 बजे से 3 बजे से 3, 4, 5, 6, 7, 3 से 7 बजे तक। वैसे ही दैट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि 5 बार दोहराए जाते हैं। अब आपको फ्लेक्सिबली आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके पास 10 से 2 बजे का टाइम है तो आप इन 4 लेक्चर्स को देखो, क्योंकि 4 लेक्चर दिन के आएंगे आपके पास 3 से 7 का टाइम है तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं। आपके पास 7 से 11 का टाइम है तो आप इस टाइम पे देख सकते हैं। दैट्स मीन यहाँ पे आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री, यानी जितनी भी सामग्री बनाई जाती है, जो कंटेंट बनाया जाता है, ये IIT, UGC, SES, इग्नू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को हाई क्वालिटी वाली शिक्षा प्रदान हो। उसके साथ साथ वेब पोर्टल्स जैसे इन्फ्लिबनेट केंद्र द्वारा बनाए गए एक वेब पोर्टल के माध्यम से छात्र कार्यक्रमों की अनुसूची, अध्ययन सामग्री और अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि चैनल पे क्या क्या चीजें दिखाई जा रही है और दिखाई जानी बाकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लिबनेट ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वेब पोर्टल पे जा सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि आज क्या क्या पढ़ाया जाना है। अब लाभों की अगर हम बात करें, स्वयं प्रभा के लाभ, तो दूरस्थ शिक्षा, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको ये बढ़ावा देता है, शिक्षा को सुलभ बनाता है और ये जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, क्योंकि लड़का लड़कियों का कोई भी यहाँ पे भेद नहीं है। लड़कियों को ज्यादातर घर में रखा जाता है, तो लड़कियां यहाँ से अच्छे कोर्स कर सकते हैं और लैंगिक समानता को ये बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है, ये छात्रों को विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा टेक्निक्स या फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने पढ़ा टीचर सेंट्रिक मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा लर्नर सेंट्रिक मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा ऑफलाइन मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा ऑनलाइन मेथड, ठीक है, ऑनलाइन मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा मूक्स क्या होता है। मूक्स के बाद हमने स्टडी किया स्वयं क्या होता है। स्वयं के बाद हमने पढ़ा स्वयं प्रभा, ये जो 40 चैनल है, स्वयं प्रभा क्या होता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छे से समझ भी ये आया होगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।